अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूं आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज हम इसी वाले से बात करने वाले हैं कि खुश किस तरह रहा जा सकता है। मुश्किल नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। खुश रहना हर किसी का हक होता है और खुश रहने से ना सिर्फ हमारी ज़हनी सेहत समेत मजमूई जिस्मानी सेहत बेहतर होती है, बल्कि जो समाजी ताल्लुकात हैं, सोशल रिलेशनशिप्स हैं ना, उनमें भी बेहतरी आती है। अपने इर्द गिर्द नज़र दोहराएं, आपको महसूस होगा कि खुश लोग ही कामयाब लोग होते हैं और मज़ीद कामयाबियाँ भी समेटते चले जाते हैं। कहा जाता है कि जब हम ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पुरसकून होते हैं, मुस्बत होते हैं और खुश होते हैं ना, तो कुदरती तौर पर हमारे इर्द गिर्द हमें सब अच्छा महसूस होता है। और उसके बरक्स जब हम ना खुश होते हैं, हम सैड होते हैं, हम परेशान होते हैं, तो हम बीमारियों में और परेशानियों में ख़ुद को कह लें कि इन्वॉल्व कर लेते हैं और जिसके नतीजे में हमारी ज़हनी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती है। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमारी ज़हनी हमें सुकून मिल रहा होता है, तो दिमाग में एक केमिकल है जो पैदा होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। अब इस केमिकल को खुशी का एहसास बढ़ाने के लिए ना ज़िम्मेदार करार दिया जाता है। इसकी अफजाइश में इजाफे से हर रोज़ हमारे दिमाग में अगर कोई नेगेटिव ख़यालात आते हैं ना, तो वो दूर हो जाते हैं और ख़ुशी से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। अब ज़्यादातर इंसानों को ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात या वाक़यात की वजह से ना मनफी सोच का सामना करना पड़ता है। मुझे भी करना पड़ता है, आप लोगों को भी करना पड़ता होगा, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं सबको करना पड़ता होगा और वो मायूसी का भी शिकार कभी ना कभी हम हो जाते हैं। अब इस मनफी सोच की वजह से ना बाज़ औक़ात क्या होता है कि शदीद दिमागी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, स्ट्रेसफुल माहौल हमारा हो सकता है। अब खुश रहने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने जल्द से जल्द जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, जो नेगेटिव ख़यालात आपके दिमाग में आ रहे हैं, उनसे आपने निजात हासिल करनी है। तो ऑटोमेटिकली वो मनफी ख़याल जो है ना वो पसपा हो जाता है। तो ये आज का हमारा पैगाम था। अभी आगे बढ़ते हैं और आजकल बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं। एक ट्रेंड चल रहा है ट्रेडिंग के हवाले से भी। आप जिससे भी बात करते होंगे ना, पहले ट्रेंड चलता था कि जी नौकरी करनी है, अच्छी नौकरी करनी है। फिर ट्रेंड आया कि अब अपना बिज़नेस करना है। अब जो ट्रेंड जो सुनने में मिल रहा है और कहीं किसी से भी आप बात करते हैं तो कहते हैं जी हम तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम तो जनाब बिटकॉइन ख़रीद रहे हैं, या हम इस तरह की ट्रेडिंग में ना अपना पैसा जो है ना वो लगा रहे हैं। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रवा माली साल अगर मैं आपको बताऊं तो 60% इजाफा हुआ है और पाकिस्तान में इक्विटी सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाले एसेट क्लास बन गए हैं। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं वो मौजूद हैं। हारिस वसीम बाजवा हैं जो CFA सोसाइटी पाकिस्तान के मेंबर हैं। तो उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये ऑनलाइन ट्रेडिंग किस तरह की जा सकती है और कैसे इसमें पैसे कमाए जा सकते हैं, आप लोग घर बैठ के कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमने हारिस से जाननी है। तो हारिस आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम। हारिस साहब, आजकल ये स्टॉक मार्केट के बारे में बातें हो रही हैं जी, रिकॉर्ड जो है ना वो तोड़े जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट जो है ना ऊपर जाती जा रही है। फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। ऑनलाइन ट्रेडिंग है क्या? ऑनलाइन ट्रेडिंग बेसिकली आप अपने किसी प्लेटफॉर्म जैसे बाइनांस, आप ऑनलाइन ट्रेडिंग अगर स्पेसिफिक मैं करूँ उसमें आप फॉरेक्स के हवाले से एक करेंसी पेयर है, तो मुख्तलिफ करेंसी पेयर्स की आपस में ट्रेडिंग, एक क्रिप्टो की ट्रेडिंग, वो आप किसी भी फोरम के थ्रू अकाउंट वहाँ खुलवा के, बाइनांस है, एक बायबिट है, और आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं घर बैठ के भी। तो जो PSX से काफ़ी डिफरेंट है, तो वो प्लेटफॉर्म ही फ़र्क है। फॉरेक्स में आप जिस तरह मुख्तलिफ करेंसी हैं जैसे USD, GBP, USD, यूरो USD, उनकी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, यानी कि एक करेंसी आप बाई कर रहे हैं और एक करेंसी आप सेल कर रहे हैं एट द सेम टाइम। अच्छा। तो बेसिकली ये आप जो है ना उसके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप वो कर सकते हैं। और इसी तरह क्रिप्टो है, क्रिप्टो में भी कई आपने BTC का नाम सुना है, अब तो और भी एथेरियम आ गए हैं और भी सारे। तो उनका भी आप जो है ना एक मैकेनिज्म है, रिसर्च का मैकेनिज्म है प्रॉपर। तो उनको आप अगर आपको आते हैं उसके टेक्निकल्स के साथ साथ उसके फंडामेंटल्स पता है, अच्छा, तो आप बड़ा अच्छा उसमें आप कर सकते हैं। अच्छा, उसमें कमा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग और जो स्टॉक मार्केट का हम सुन रहे होते हैं न्यूज़ में, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स? बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की वो कंपनीज हैं जो
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ओके, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, उनके शेयर्स आम आवाम भी, हम जैसे लोग भी खरीद सकते हैं। अच्छा, ठीक है, वो उन्होंने अपनी इक्विटी रेज की है और उनके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप बाकायदा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओह, आप उसमें आप एक तरह के आप इन्वेस्टर हैं, आप शेयर होल्डर हैं या स्टेक होल्डर ओनर हैं आप एक तरह के। तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपकी परफॉर्मेंस के साथ जो है ना, आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ अलाइन हो जाती है। अच्छा, जैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है, आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। ओके, तो ये टोटली डिफरेंट चीज़ है। और एक इन्वेस्टर्स का होम बायस भी होता कि वो एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट समझे। वैसे भी अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो इन दोनों में सिक्योर जो है वो PSX ही मैं मानता हूँ। अच्छा, उसकी एक बुनियादी वजह वो ये है कि इसकी ट्रेडिंग का एक कैप है, यानी कि एक ट्रेडिंग सेशन में ये 10% से ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर सकता। अच्छा, तो वो जो अब क्रिप्टो में चले जाएं वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। इसलिए मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ कि आपने जब तक आपको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है और वो सारे मामला नहीं हैं तो वो आप ना करें। PSX इज़ रिलेटिवली ईजी, पैसिव आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें आप लॉन्ग टर्म जा सकते हैं। किस तरह के लोग जो है ना वो PS में या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है ना वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? लेकिन कोई भी मतलब आप अगर मैं भी हूँ, मैं भी चाहती हूँ तो मैं भी कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, और आप बड़ी मिनिमल अमाउंट के साथ कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कितनी मिनिमल कितनी होनी चाहिए अमाउंट? आप 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एज लो एज 10,000, कोई इसमें वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, लेकिन इशू क्या आता है कि हमारा जो है ना पाकिस्तान में एक रुझान है प्रॉपर्टी की तरफ। हाँ, लोग प्रॉपर्टी ज़्यादा खरीद हाँ रहे जी, होते हैं। प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं। उसकी बुनियादी रीज़न उन्होंने कहीं सेफ्टी, एक सेफ हेवन और एक जो स्टॉक मार्केट को वॉलेटाइल समझा जाता है, हालांकि ऐसा है नहीं। वॉरेन बफे की एक सेइंग है कि स्टॉक मार्केट इज़ वेरी रिस्की फॉर द नेक्स्ट डे एंड वेरी सेफ फॉर द लॉन्गर रन। अच्छा, तो जब आप लॉन्गर रन के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, शॉर्ट टर्म में रिस्की इसलिए होती है कि एक स्पेकुलेशन आ जाती है, न्यूज़ बेस्ड आ जाती है उसमें जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं या नए इन्वेस्टर्स हैं उनका इरेशनल बिहेवियर आ जाता है, अच्छा, जिसकी वजह से ना कह लें कि थोड़ी सी अब नॉर्मल मूवमेंट्स आती हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें सेटल हो जाती हैं और एक अच्छी कंपनी है, वो परफॉर्म कर रही है, अच्छे बिजनेसेस ग्रो ही करते हैं, इसके साथ साथ आपका एसेट भी ग्रो ही करता है। तो वहाँ पे आपको अगर आप सेविंग पार्क करना चाहते हैं, आपने कहा किस तरह के इन्वेस्टर, किसी टाइप के भी इन्वेस्टर, डिफरेंट टाइप में, कोई डे ट्रेडिंग भी करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आपने भी इन्वेस्ट करना है तो आप बिल्कुल अपनी स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी सेविंग जो है ना। जैसे कुछ लोग किसी के पास अमाउंट होती है ना तो या तो वो गोल्ड खरीद लेते हैं या वो प्रॉपर्टी की तरफ चले जाते हैं। ये दो ऑप्शंस हैं। एक आम शख्स की अगर लेमैन की मैं बात करूं तो उनके लिए लगता है कि ये दो ऑप्शंस ही हैं हमारे पास कि हम अपनी जो अमाउंट है उसको सेव कर सकते हैं, बट हमारे पास ये थर्ड ऑप्शन भी है। बिल्कुल है। देखें, आपने खुद ही अभी फरमाया कि सबसे ज़्यादा परफॉर्मिंग एसेट क्लास है। देखें, एक सिंपल सा रूल है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। अगर आप इसको रिस्की भी मानेंगे तो ये ओवर द लॉन्गर रन आपको अच्छा रिटर्न दे देगा। और उसमें आप थोड़ा सा स्टडी के साथ जाएं, एक कह लें कि स्पेकुलेशन के साथ नहीं है, एक पूरी रिसर्च के साथ एक मैकेनिज्म उसका होता है, उसके साथ आप जाएंगी तो इंशाल्लाह उसमें लॉस के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे, स्पेशली इन द लॉन्ग रन। और आप ये जो है उसमें आपके जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है उसमें ज़रा लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, ठीक है जी। हमारे साथ एक कॉलर हैं सबा, उन्होंने हमें लाहौर से कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या सवाल है, क्या पूछना चाहेंगी? मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो स्टॉक मार्केट के हवाले से पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस होगी आने वाले वक्त में? ठीक है, फ्यूचर के बारे में पूछना चाह रही जी हूँ। जी बिल्कुल। देखें, उसके लिए थोड़ा सा पहले जानते हैं कि पहले रिसेंट टाइम्स में उसने जो रैली दिखाई है, हाँ, उसकी बुनियादी रीज़न है इंटरेस्ट रेट्स की कमी। ठीक है। मैंने जो दो रीज़न होती हैं इंटरेस्ट रेट, उसके आगे फर्दर जो रीज़न हैं वो ये है, इंटरेस्ट रेट्स की कमी की वजह से कंपनीज़ की फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाती है। जब फाइनेंस कॉस्ट कम या वो एडिशनल बोरविंग्स कर लेते हैं अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, वो भी उनको लॉन्ग रन में फ़ायदा देते हैं। और इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर है वो ये देखता है कि हमने जो सेविंग अकाउंट्स में फिक्स्ड इनकम जो अपने एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया हुआ है वो अपनी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में लगा दें। ये दोनों चीज़ें हुई पैरेलल, तो इससे ये हुआ कि आपके इंटरेस्ट रेट्स कम हुए, स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस बढ़ी। अभी इंटरेस्ट रेट्स की जो कमी होती है वो बेसिकली एक इन्फ्लेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दें अगर इन्फ्लेशन उसको कंट्रोल करने के लिए, अगर कम कर दें उसको
अगर अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल लेवल पे है तो उसको कम किया जा सकता है। इस वक्त हमारी इन्फ्लेशन, हमारी इकॉनमी बहुत स्टेबल है और इंटरेस्ट रेट्स में कमी भी आई है। आने वाले वक्तों में, जैसे ही मैम सभा का सवाल है, आने वाले वक्तों में मैं देख रहा हूँ कि ये मज़ीद शायद सिंगल डिजिट पे आ जाए। और इसमें अभी भी अगर देखें किसी, अभी एक मार्केट का टॉप है, लोग कहते हैं कि जी अगर ये टॉप है, इसकी देखें किसी चीज़ की एक्सपेंसिव होने की या उसकी जो होने की वजह ये होती है कि आप प्राइस अर्निंग रेशो एक हम कंसिडर करते हैं कि उसकी अर्निंग के हिसाब से उसकी प्राइस क्या है। स्टॉक मार्केट की, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 10 साल की जो प्राइस अर्निंग रेशो है वो 9 है और इस वक्त हम तकरीबन 7.5, इस वक्त भी 7.5 के करीब में खड़े हैं। तो देर इज़ 20% मतलब पोटेंशियल अभी भी प्राइस अर्निंग के हिसाब से हिस्टोरिकल जो उसकी है। ठीक है। और दूसरी चीज़ इंटरेस्ट रेट्स भी हैं और इकोनॉमी स्टेबल है और कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं। अंडर वैल्यूड शेयर्स अब ज़्यादा परफॉर्म। ठीक है कि आप बाकी रिस्की है लेकिन आपको थोड़ी सी नो हाउ होनी चाहिए जी, बिल्कुल होनी चाहिए कि आप रिसर्च करके जाएं। जैसे अगर आप बाकी चीज़ों पे रिसर्च कर रहे होते हैं, इस तरह आप ऑनलाइन ट्रेडिंग पे भी, आप स्टॉक एक्सचेंज में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें भी जो है ना आपका फ्यूचर है, आप उसमें भी अच्छा खासा जो कमा सकते हैं। लेकिन ये है कि पहले आप थोड़ा सा अपना होमवर्क ज़रूर करके जाएँ किसी भी चीज़ के हवाले से। तो हारिस वसीम बाजवा हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप इस पर बात किए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं खाने पीने के हवाले से। तो ये वाले सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात कराएंगे शेफ़ रुखसाना से, जो कि आज एक झटपट सी रेसिपी भी हमें बनानी सिखाएंगी। और दूसरा ये कि क्योंकि बरसात का मौसम है, किचन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो ख़वातीन को फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो जो सब्ज़ियाँ हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। देन जो चावल है, आटा है, दालें हम लोग घर में जब ग्रॉसरी लेकर आते हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा लेकर आते हैं पूरे महीने की, तो उसको पैक करके रखते हैं। अब वो अच्छे तरीके से अगर आप उसको पैक करके भी नहीं रख रहे हैं तो मौसम ऐसा है बरसात का कि उनमें नमी आ जाती है या कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए क्या रेमेडीज़ हैं उस पर भी बात करेंगे। फिर जैसे फ्रिज है, फ्रिज से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हम उसमें रख रहे होते हैं स्टोर करने के लिए। तो ऐसी जो किचन से रिलेटेड जो रेमेडीज़ है ना वो भी हम जानेंगे शेफ़ रुखसाना से। तो उनकी तरफ चलते हैं। शेफ़ रुखसाना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शेफ़ रुखसाना, आज सबसे पहले तो बताइए कि आज झटपट बनाना सिखा रही हैं। आज मैं बनाऊंगी चिकन जलफ्रेज़ी। अच्छा। रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन जलफ्रेज़ी के वही एज़ यूजुअल मैं यही कहूँगी कि आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उसी स्टाइल में मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी। झटपट रेसिपी ठीक है जी, घर पे या चिकन जलफ्रेज़ी आप लोग बना सकते हैं। वैसे भी आजकल मौसम ऐसा है ना, बारिश होती है तो इस तरह की चीज़ें खाने का दिल करता है कि हल्की फुल्की सी डिफरेंट सा जो है ना वो घर में ही कुजीन बनाई जाए। तो आज आप फिर ये ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये तो चले हम बनाएंगे ही, काउंटर पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो किचन से थोड़ी सी रिलेटेड चीज़ें हैं, जो क्वेश्चंस हैं ना, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आजकल के मौसम में जो ग्रॉसरी लेके आते हैं उसमें नमी आ जाती है, कीड़ा पड़ना शुरू हो जाता है, उसके लिए क्या हम लोग टोटके कर सकते हैं? अच्छा, ये जो 3 मंथ्स जो होते हैं ना, ये वाकई में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं कि इन 3 महीनों में हैंडल करना मुश्किल होता है कि घर में भी आपने अपने आप को भी हैंडल करना होता है, अपनी फैमिली को भी, अपने घर में जो आपकी किचन में चीज़ें पड़ी हैं आपने उनको भी सब कुछ देखना होता है। अब हमारे यहाँ अक्सर इस मौसम में, सावन भादो का जो मौसम होता है, इस सीज़न में ये होता है कि हर चीज़ में नमी आ जाती है। और इन चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए, अपनी चीज़ों को महफूज करने के लिए एक आसान तरीका ये है कि लाइक आपने चीनी है, चीनी हो गई है, सूजी हो गई, ये इस तरह की जो चीज़ें होती है इसमें आप वो डाल दें। कड़ी पत्ता होता है या नीम का खुश्क पत्ते, नीम के खुश्क पत्ते, ये कड़ी पत्ता आप इनके अंदर डाल दें। इस तरह ये होता है कि उसमें नमी नहीं आएगी और प्लस ये कि उसमें कीड़ा भी नहीं लगेगा। अच्छा। नीम का पत्ता ऐसा है कि उसके अंदर एक उसकी ऐसी खुशबू होगी कि वो उससे ना तो कीड़ा लगेगा और ना ही उसमें नमी आएगी। अब हमारे यहाँ अक्सर लेडीज़ जो हैं घर में पता क्या करती हैं, जब वो खाना बनाती हैं और जब वो मसाला यूज़ करती हैं तो वो क्या करती हैं, गरम गीला जो चम्मच होता है, गीला चम्मच जो होता है वो नमक में भी डाल देती हैं और मिर्च में भी डाल देती हैं। तो इन चीज़ों का एहतियात करना, देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से ही चीज़ों में नमी आ जाती है और वो चीज़ महफूज नहीं होती है और वो फिर ढलियाँ सी बन जाती है। ठीक है। अब इसी तरह आपने दालों को महफूज करना है। दालें भी होती हैं, दाल चना होती है, दाल माश होती है। इन दालों को महफूज करने के लिए नमक जो होता है, सॉल्ट जो होता है, उसकी जो आप छोटी छोटी वो ले लें, जैसे वो होती है नमक की ढलियाँ सी होती हैं, वो आप उसमें डालें। पहले दाल डालें थोड़ी सी, फिर इसके
बाद फिर नमक डालें, क्यूब से Okay. नमक के क्यूब ले Okay. लें, फिर इसके बाद फिर आप नमक डालें और उसको एयर टाइट जार में आप बंद कर दें। सही है, वो उसमें कीड़ा नहीं लगेगा, ओह। ना ही उसमें नमी आएगी और ना ही कीड़ा लगेगा। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा आपने देखा कि इस मौसम में ऐसी ऐसी जगहों से कीड़े निकलते हैं हाँ, कि ये बड़ा आपको खुद से मसला है। इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। तो इसका हल, बेहतरीन हल मैं आपको टोटका है इसका, कि आपने 1 टेबल स्पून बोरिक पाउडर लेना है, 1 टेबल स्पून धड़ा मिर्च लेनी है, 1 टेबल स्पून आपने चीनी लेनी है। ठीक है, और जहाँ जहाँ कीड़े हैं आपके किचन में, अलमारी के आपने साइडों पर आपने ये डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके अलमारी में जहाँ पे आपने बर्तन रखे हैं उसके साइड पे करके आप डाल दें, तो कीड़ा नहीं आएगा वहाँ पर। हाँ, वाह जी वाह, वो उसका ये होगा कि कीड़ा जो है आएगा और वहीं पर ही वो बेचारा मर जाएगा। ठीक है, तो और इसके अलावा देखें, अभी आप फ्रिज की भी बात कर रही थी कि हम लोग माशाल्लाह देखें हम फ्रिज इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं और हर चीज़ हम पता क्या करते हैं, हर चीज़ हम फ्रिज में ही रख फ्रिज के देते अंदर रख हैं। देते दूध हैं, भी हाँ। फ्रिज में पड़ा होता है, आजकल सीज़न है मैंगो का, वो भी हम रखें, आप मैंगो भी रखें, लेकिन आप उसको अच्छा सा रैप करके, ठीक है। कि उस रैप करके अच्छा सा उसको रख तो दें। शेफ रुखसाना, ये जो आज बनाने वाली हैं आप, उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए? बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स है। सबसे पहले मैं आपको एक आसान सा टोटका मैं बताऊंगी, जितनी भी होम लेडीज़ हैं, घर में काम कर रही हैं और स्पेशली उनके लिए जो जॉब कर रही हैं। आपको पता है कि जो जॉब करने वाली लेडीज़, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है आप घर से, वो ऑफिस से आकर घर में खाना आकर पकाना, तो सैटरडे संडे ऑफ होता है, उनके लिए ये एक आसान तरीका है। मैंने भी आज ऐसे ही किया है क्योंकि जाहिर है आपको पता है टाइम की कमी होती है। तो ये होती है ग्रेवी। ठीक है, ये देखें, इसकी ये इस तरह लाइट सा कलर इसका होता है, डार्क कलर नहीं होता। मैंने सिर्फ 3-4 टिप्स बतानी है इंशाल्लाह ताला। जो भी घर में काम कर रही हैं, हाउस वाइफ हैं, ये लेडीज़ है, ये जॉब कर रही हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर, जो भी काम कर रही हैं, उनके लिए ये बहुत आसान है। आसानी से 10 से 15 मिनट में वो खाना बनाकर टेबल पर रख सकती हैं। आपने क्या करना है, आपने 2 प्याज लेने हैं और 2 ही टमाटर लेने हैं। पहले प्याज को आपने हल्का सा लाइट सा, आपने ब्राउन नहीं करना, बस नॉर्मल सा सोते सा करना है, पिंक भी नहीं करना, नॉर्मल करना है। उसके बाद ही आपने एट अ टाइम आपने टमाटर कटिंग करके डाल देने हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट आपने डाल देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद जब उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी ना, अदरक लहसुन की आपको पता है स्मेल होती है, वो जब खत्म हो जाएगी, आपने इसमें आपने स्पाइस ऐड करनी है। स्पाइस आपने ज़्यादा ऐड नहीं करनी है क्योंकि स्पाइस हमने उस वक्त भी ऐड करनी है जब हमने खाना बनाना है। कोई भी खाना हमने बनाना है, घर में कोई भी खाना हमने बनाना है, आप अपनी मर्जी के फ्लेवर उसमें ऐड कर सकते हो। आपने मिर्च, हल्दी और नमक, ओके, ठीक है, आपने सिर्फ ये ऐड करना है और वो भी हल्का हल्का सा कि ये कलर आ जाए। ये देखिए ये कितना खूबसूरत इसका कलर है, इसमें मैंने कोई फूड कलर नहीं ऐड किया। ठीक है, अब आसान, अब आपने ऑयल लेना है। अच्छा, इसको पकाने के बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है, इसको बारीक कर लेंगे। देखिए ये मैंने सेम ऐसे ही किया है। अब इसको बारीक करने के बाद मैंने ऑयल डाला, आधा कप मैंने ऑयल डालकर मैंने 2 चम्मच ग्रेवी इसमें डाल दी है। ठीक है, अब हम इसको पकाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद, इसको पकाने के बाद, ये मैं बना रही हूँ चिकन जलफ्रेज़ी, उसकी मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। चिकन जलफ्रेज़ी के लिए मैंने ये ग्रेवी ले ली है, इसमें मैंने सिर्फ नमक, हल्दी और सुरख पिसी हुई मिर्च डाली है और मैंने उसको पकाना शुरू कर दिया। और फिर इसके बाद पकाने के बाद मैंने ये लिया है चिकन, तकरीबन 300 ग्राम ये चिकन है और मैंने इसकी क्यूब कटिंग की है। ये आपने चिकन इसकी क्यूब कटिंग आपने करनी है। जलफ्रेज़ी में हमेशा जो आप रेसिपी बनाते हो सबकी क्यूब कटिंग होती है। ठीक है, कटिंग भी बहुत काउंट करती है कि आप कोई रेसिपी बना रहे हो कौन सी कटिंग है। ठीक है, और इसके साथ इसमें वेजिटेबल भी यूज होती हैं। ठीक है, ये भी सारी क्यूब कटिंग है, शिमला मिर्च है, प्याज है और टमाटर है, इसकी भी क्यूब कटिंग है। क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन और इसकी खूबसूरती से ही ना आप बंदे का दिल करता है खाने को, यार देख के भी पता चल जाता है हाँ ये वाकई में जलफ्रेज़ी है। और स्पाइस बने, सबसे पहले आपने ग्रेवी को पकाया, इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया। ठीक है, चिकन ऐड करने के बाद मैंने इसको पकाना है। ठीक है, इतना पकाना है कि ये चिकन थोड़ा कुक हो जाए और इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। इसकी जब स्मेल ख़त्म हो जाएगी, आपने जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा, आपने आधा कप दही डालनी है। दही डालना है, ठीक है, आधा कप आपने इसमें योगर्ट ऐड करना है। ठीक है, सही है, ठीक है, इससे ना फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाएगा। चलें, इसके अलावा हमें क्या चाहिए? आधा कप दही ऐड करने के बाद मैंने आपको पहले बताया था कि मैं स्पाइस मैंने कम ही डालें। अब मैं अपनी मर्जी से, अपनी फैमिली की मर्जी के मुताबिक मैं इसमें स्पाइस ऐड करूंगी जो मेरे घर वाले पसंद करते हैं। ठीक है, अब इसमें ये देखिए मैंने आपने थोड़ी सी हल्दी ली है। ठीक है, हल्दी डाली हमने, थोड़ी सी लाल मिर्च,
साबुत धनिया डाल दिया, थोड़ी सी लाल मिर्च आपने डाल दी है और सॉल्ट डाल दिया। अपने टेस्ट के मुताबिक जो है ना, अब आप अपने स्पाइसेस जो है ना वो डाल सकते हैं। मुताबिक आपने इसको ठीक है, पकाना और अब इतना इसको पकाना है कि इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाए। ओके, जब खुशबू आना शुरू हो जाएगी, इसके अलावा और कोई स्पाइसेस नहीं यूज करने हमने लास्ट में सीक्रेट। अच्छा, सीक्रेट, वाह जी वाह। जो दूसरी गेस्ट हैं उनकी मुलाकात करा देती हूँ अपने देखने वालों के साथ। अभी हम कुछ ख़वातीन के हवाले से बात कर लेते हैं, और ख़ास तौर पर हमल के दौरान ना आपको पता है कि खून की कमी हो जाती है, जिसे हम अनीमिया कहते हैं आम ज़ुबान में। अब ख़वातीन में एक आम मसला ये बनता जा रहा है, क्योंकि क्या ये सिर्फ़ हमारी ग़िज़ा की वजह से है कि ग़िज़ाई किल्लत है, या ग़िज़ा में कमी ऐसी चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन की कमी है जिसकी वजह से ये मसला बनता जा रहा है, या इसके पेचीदा जो है अवामिल भी हो सकते हैं। खून की कमी से माँ और बच्चे पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, और क्या यही वजह है कि आजकल सी सेक्शन की शरह इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है? पाकिस्तान में सी सेक्शन का जो रुझान है वो 22% से बढ़कर बाज़ शहरी इलाकों में 70% तक जा पहुँचा है। तो क्या वाकई हर केस में ऑपरेशन ज़रूरी होता है, या ये अमल माली मुफाद के लिए भी मामूल बनता जा रहा है? तो आज हम इन्हीं सवालात के जवाब अपने मेहमान से लेने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद है डॉक्टर समीना है, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर समीना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच मुनीबा, आई एम फाइन, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर समीना, अनीमिया के हवाले से ये हमल के दौरान ख़ास तौर पर कहा जाता है जी, प्रेगनेंसी हो गई है और अब ख़वातीन में ना ब्लड की कमी होना शुरू हो गई है, तो ये क्या वजह होती है कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो ख़वातीन में खून की कमी होना शुरू हो जाती है? जी, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम आज डिस्कशन करने लगे हैं। पाकिस्तान में इसका जो इंसिडेंस है, अगर मैं बात करूं तो हर 100 में से 70 ख़वातीन इस वक्त अनीमिया का शिकार है। अच्छा, ठीक चाहे है। वो आप उसको क्यूमुलेटिव इफेक्ट ले लें कि रूरल एरियाज़ में, गांव वाले इलाकों में और शहरों वाले इलाकों में 30% से लेकर 70% ख़वातीन जो हैं वो अनीमिया का शिकार हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अनीमिया किस कट ऑफ के ऊपर लोग अपने आप को या पेशेंट अपने आप को लेबल करे कि वो अनीमिया का पेशेंट है। अगर उसकी हीमोग्लोबिन, जो खून की मिकदार को वो टेस्ट कराता है, सीबीसी की एक सिंपल टेस्ट कराता है, और एचबी की रिपोर्ट उसकी लेस देन 11 ग्राम्स, 11 ग्राम से कम आती है, 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम आती है, तो दिस मीन्स कि वो अनीमिया का पेशेंट है। अब उसमें फिर डिफरेंट उसकी टाइप्स हैं और उसकी कैटेगरीज हैं कि वो कितने पे फॉल करता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर फॉर्म पे डिपेंड करता है। और अनीमिया इन प्रेगनेंसी की बहुत सारी वजूहात होती हैं। हमारे मुल्क में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है उसमें तो एक तो सबसे ज़्यादा मल्टीपल बर्थ्स, पीपल कीप्स ऑन प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन। कोई कॉन्ट्रासेप्शन का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम ये कहें कि जी लोग ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीक़ों पर अमल नहीं करते, जिसकी वजह से हर साल एक बेबी बॉर्न हो रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से 10 बेबीज़, 9 बेबीज़, ख़वातीन में खून की कमी होती ही चली जा रही है। ऐसे ऐसे पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं जो कि 5 HB के साथ, 6 HB के साथ, 7 HB के साथ। अब ये सिर्फ माँ के लिए डेंजरस नहीं है, ये बच्चे के लिए भी डेंजरस है। पूरी फैमिली एट रिस्क चल रही है, मदर भी रिस्क पे है, बेबी भी रिस्क पे है और फैमिली भी रिस्क पे है। किस तरह के रिस्क जो है ना, ये अगर आप अनीमिया होते हैं, अब जैसे आप कह रही हैं कि 5 के साथ भी प्रेजेंट हो रही होती हैं ख़वातीन जो है, अगर 5 आपका HB लेवल है, हीमोग्लोबिन है, या 7 है, या इवन दो के 8 भी है, तो किस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं मदर को भी और एज वेल एज बेबी को भी? बहुत सारी चीज़ें जो पेशेंट्स को नोटिस करना चाहिए अगर उन्होंने अपना टेस्ट नहीं कराया। सपोज़ वो HB का टेस्ट नहीं कराया, बट वो ये उन्हें फटीग बहुत ज़्यादा फील हो रही है, हर वक्त वो थकावट महसूस करती हैं, या उन्हें फ़ील होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, या हर वक्त दिल करता है कि वो लेटे रहें, या कोई भी काम करने को दिल नहीं कर रहा, तो मेक श्योर करें कि उन्होंने अपना CBC का टेस्ट कराया, ठीक है। और अगर उसमें CBC के टेस्ट में, ये तो एक बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है जो हर वो करा सकते हैं, इजीली करा सकते हैं। और ये वो सिंपल सिम्टम्स हैं जो कि एक नॉर्मल बगैर प्रेगनेंसी के भी अगर ये सिम्टम्स हैं तो आप अपना HB का टेस्ट करा लें। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के अंदर आपको लगता है कि मुझे बार बार बहुत ज़्यादा सांस चढ़ना शुरू हो गया है इन सिम्टम्स के साथ, और अगर आप को रिपीटेड अबॉर्शंस की हिस्ट्री है, बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, या वक्त से पहले डिलीवरीज हो रही हैं, या आपको लगता है कि मुझे पाइल्स का इशू हो गया है, हेमरॉइड्स हो गए हैं, आपको वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, या पेट में हर वक्त दर्द रहता है, तो दीज आर ऑल इंडिकेटिंग कि आपको कहीं अनीमिया की तरफ तो नहीं आप जा रहे। और वक्त से पहले अगर पेशेंट्स की बार बार डिलीवरीज हो जाती हैं,
तो भी तो वो वो एक भी रिस्क फैक्टर हो blood सकता है loss कि बहुत ज़्यादा हो हाँ जाता कि है। ठीक अनीमिया है। की वजह से प्रीटर्म डिलीवरी हो रही है। और अगर माँ जो है वो डिलीवरी के दौरान या फिर प्रेगनेंसी के दौरान अनीमिक है, तो क्या जब बच्चा डिलीवर हो रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है, वो भी अनीमिक हो सकता है? बिल्कुल, बच्चे वक्त से पहले डिलीवर होंगे, ठीक उनमें है। कॉग्निटिव डिसफंक्शंस होंगे, यानी वो उतने इंटेलिजेंट नहीं होंगे, वो वक्त से पहले वाली डिलीवरी में मेंटली लो बेबीज़ होंगे, फिर उनकी ग्रोथ उस तरह से नहीं होती। ओके। वो बच्चे भी बिल्कुल मैल नरिश्ड और बिल्कुल हर लिहाज से हैंडीकैप्ड आप समझे उन बच्चों को। तो वो माँ सिर्फ एट रिस्क पे नहीं है, बेबी भी एट रिस्क है। तो अनीमिया एक बहुत ही डेंजरस, आप सोचें कि मदर और बेबी दोनों की लाइफ डेथ भी हो सकती है। अनीमिया इतना डेंजरस है। अगर 5 HB है, 4 HB है, या आपको अनीमिया माइल्ड टू मॉडरेट भी है, अगर आप डिलीवरी के दौरान ब्लीड कर जाते हैं, जिसे हम पोस्टपार्टम हैमरेज कहते हैं, उधर डिलीवरी हुई और उधर खून ना रुका और आपको ब्लीडिंग होगी, आपकी बॉडी में इतने रिजर्व्स ही नहीं है कि आप अपने आप को कूप अप कर सकें, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रिपोर्ट हो जाती है, हार्ट फेल हो जाता है पेशेंट्स का। तो इसलिए इस चीज़ को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। और हमारे कंट्री में तो इतना ज़्यादा प्रेवलेंट है, हमारा ये ख्याल है कि जी हमने हर चीज़ को ओवरकम कर लिया है, बट ऐसा नहीं है। स्टिल द पेशेंट्स आर Still रिपोर्टेड। going on। एक प्रॉब्लम है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, आंवल, जड़ों वाली आंवल। वो प्रीवियस ऑपरेशन वाली जगह के ऊपर अगर आपकी आंवल चिपक गई है, तो वो उसके अंदर से रूट्स बना के आपके मसाने तक जा सकती है और वो हैमरेज कर सकती है, हैवी ब्लीडिंग होती है। ये एक समझ लें कि एक ऑपरेशन इसका जो है एक डाइंग इमरजेंसी है, टेबल डेथ हो जाती है पेशेंट्स की। इसमें आपको ऑपरेशन इतना फास्ट करना होता है और इतने ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशंस जो आपने करनी होती हैं इन ऑर्डर टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर। और अगर ये पेशेंट्स हेविली ब्लीड करते हैं तो एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन आपने क्विक डिसीजन करना है कि बच्चेदानी निकाल दें आप पेशेंट की, इन ऑर्डर टू सेव द मदर। तो आप जितना ज़्यादा सिजेरियन सेक्शंस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, ये मैं इसलिए बात कर रही हूँ, बहुत सारी यंग गर्ल्स आती हैं हमारे पास, डॉक्टर साहब हमने पेन्स नहीं लेने, हमारा तो सीधा ऑपरेशन कर दें, तो उसके बहुत सारे लॉन्ग टर्म फिर कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो उसमें मैं पेशेंट्स को हमेशा ये काउंसिल करती हूँ कि देखें, डॉक्टर करे तो कोई समझ आती है, आप अगर खुद से कह के करवा रही हैं तो दैट इज़ नॉट राइट। आप उसके लिए पेनलेस डिलीवरी की ऑप्शन है, एपिड्यूरल की ऑप्शन आजकल हाँ वो चल बिल्कुल। रहा है। आप थोड़ी सी पेन्स लें, जैसे ही आपका बिशप या आपका अच्छी फाइंडिंग्स होती हैं, आप एपिड्यूरल लगवा लें। एपिड्यूरल के बारे में बहुत से मिथ्स हैं ना डॉक्टर समीना कि जी वो आपकी फिर कमर में सारी ज़िंदगी दर्द रहती है, आप एक दफ़ा इंजेक्शन लगवा लेते हैं ये वाला, तो वाकई ऐसा होता है या सिर्फ लोगों ने अपने से बातें बनाई हुई हैं? ये मिथ्स मैं इसको कहूँगी, क्योंकि एपिड्यूरल जो है वो समझें कि एक सुपरफिशियल सा, आईवी लाइन भी तो लगती है, उसी तरह एक सुपरफिशियल सा इंजेक्शन है जो आपकी बॉडी को नीचे से सिर्फ सुन कर देता है फॉर द टाइम ऑफ डिलीवरी। और वो जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद आप उसको 6 आवर्स के बाद रिमूव कर देते हैं। जो बैकेक का इशू पेशेंट्स को रहता है, मैं हमेशा इस मिथ को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ पेशेंट्स के साथ कि आपने पूरे 9 मंथ्स, सपोज 3 kg का बेबी आपके साथ एक हैंग रहा है, आप 3 किलो का कोई बैग भी उठा के सारा टाइम फिरते रहेंगे तो यू विल बी टायर्ड। ठीक है, तो आपकी जो बैकबोन है उसकी शेप और उसके जो मसल्स हैं उनकी पोजीशन चेंज हो गई है। ठीक है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बैक। आप उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस करें, पोस्टपार्टम बेल्ट्स मिलती हैं, वो इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी आप वो टाई करें। आप अपनी डाइट अच्छी रखें, कैल्शियम लें, आयरन लें, HP अपना बेहतर रखें, तो ये इशू नहीं होता। इसको एपिड्यूरल के साथ लिंक कर देना, अब यूं तो आप देखें किसी भी चीज़ की, हर चीज़ की आप कॉम्प्लिकेशन यहाँ से निकलेंगे, सड़क पे जाएंगे, क्या होगा कुछ नहीं पता। ठीक है ना। तो अच्छा, लास्टली जो क्विक में इसका जवाब लेना चाहूँगी, लोग कहते हैं जी अच्छा फर्स्ट C सेक्शन हो गया, सेकंड C सेक्शन हो गया, क्या उसके बाद हम नॉर्मल डिलीवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सेकंड C सेक्शन के बाद तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करें, वो तो फर्स्ट के बाद हो सकता है। फर्स्ट के बाद हो सकता है, उसको हम कहते हैं वेजाइनल बर्थ आफ्टर C सेक्शन, दैट इज VBAC। उसमें 75% पेशेंट्स नॉर्मल डिलीवर होते हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका पहला सेक्शन मैंने किसी रीजन पे किया है तो सेकंड वो नॉर्मल, लेकिन उसका भी क्राइटेरिया है कि 2 साल का गैप आपने याद रखना है। ठीक है कि अगर फर्स्ट आपका हो गया है C सेक्शन तो उसके बाद आप कर सकते हैं नॉर्मल, लेकिन अगर सेकंड और थर्ड हो गया तो फिर तो आप बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि अनीमिया क्यों इतना आम होता जा रहा है, ख़वातीन में कमी हो जाती है ब्लड की, उसके ऊपर बात की हमने। C सेक्शन के ऊपर बात की है। डॉक्टर समीना हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर
डॉक्टर समीना, थैंक यू सो मच कि आप आई, इसके ऊपर Most बात welcome. की है। शेफ रुखसाना हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि जो वो चिकन जलफ्रेजी बना रही हूँ कातक पांची। अच्छा, इसमें आपने कौन कौन सी वेजिटेबल्स डाली हैं? मैंने इसमें शिमला मिर्च डाली है, ठीक है। इसमें प्याज है और टमाटर है। और टमाटर है, टमाटर 3 के जो vegetables। अंदर का गुदा है ना उसको निकाल देना है। ओके, ठीक है, ठीक और है। क्यूब कटिंग करनी है, ठीक खूबसूरत है। और क्यूब कटिंग होनी चाहिए, तीनों की ही एक जैसी कटिंग होनी चाहिए क्यूब ठीक है। कटिंग में। ओके, और ये इसमें सारे मैंने- स्टाइल्स अलग होते हैं। अब और जैसे हरी चिकन मिर्च भी- जलफ्रेजी के लिए ये अलग है क्यूब कटिंग में। अब जैसे हम चिकन चिली ड्राई खाते हैं तो उसमें वो ज्यूलिन दूसरे कटिंग वाले होती ज्यूलिन है, कटिंग उसमें होती ज्यूलिन है। कटिंग होती है। ठीक है जी। ये देखें, इसमें मैंने हरी मिर्च भी ऐड की है ज्यूलिन कटिंग में। ओके, चलें जी, ये हमारी ग्रेवी जो है ना वो रेडी हो चुकी अच्छा, है। ये देखिए, ये उसी ग्रेवी की मैंने बनाई है। हाँ, वो ये जो आपने देखें। पहले ग्रेवी आप रेडी करके भी उसको स्टोर भी कर सकते हैं। ये ठीक है वही जी। ग्रेवी है और ये देखें माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत लग रही ओके, है। वेरी नाइस। ये देखें, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब इतना अच्छा खूबसूरत सा कलर चिकन का भी है और जो पूरा वेजिटेबल्स स्टूडियो का खुशबू अपना से कलर है। महक गया। एग्जैक्टली इसको ऐसे थोड़ा सा ऊपर करके दिखाइए उस फ्रेम में ये हमारे। देखें, देखिए कितनी हाँ। फ्रेश है, ठीक कितनी है। फ्रेश है। और देखें वेजिटेबल आप देखिए हाँ, किस कि कदर उनका फ्रेश कलर है, इसकी जो है ना लुक चेक कितना कीजिए। fresh और वो इसमें look आ सिर्फ रही है, कुछ ठीक टिप्स है। होते हैं जो ख्याल रखने होते हैं आपने। देखिए, मैंने सब्जी चलें। हमेशा सबसे बाद में, अगर आप आलू शिमला मिर्च भी बना रहे हो हाँ। ना, तो आलू को आप कुक कर लो, टोटली कुक कर लो, और फिर शिमला मिर्च सबसे end एंड पे में आप डालो। शिमला डालें। हम क्या गलती करते हैं, हम दरमियान में डालते हैं और वो शिमला मिर्च का कलर भी खराब हो जाता है, सही है, तो ये टिप है, वो ये आप टेंडर सी सही हो जाती है। ये ठीक है। इसकी खूबसूरती यही है, जलफ्रेजी की खूबसूरती यही है कि सब्जी इसमें एंड नजर पे आनी डाली चाहिए। जाए। आप इसको राइस के साथ खाएं, आप Yes. इसको रोटी के साथ नान के खाएं, साथ नान खाएं। के साथ खाएं, आपकी मर्जी है। ये झटपट बनने वाली जो है ना चिकन जलफ्रेजी आज शेफ और रुखसाना ने जिसमें बना। मस्टर्ड पेस्ट का इसमें जो मैंने फ्लेवर ऐड किया, आप यकीन कीजिए ये बिल्कुल आपको वही फ्लेवर लगेगा कि रेस्टोरेंट स्टाइल का, कि आप कहते हो ना कि क्या भाई बात है। हमने वहाँ का खाना खाना है। आप घर में पे आसान आप- तरीके से आप घर में इजीली बना सकते हो। ठीक है जी, बड़ी ही इजी झटपट बनने वाली चिकन जलफ्रेजी जो है ना आज शेफ रुखसाना रेसिपी हमारे लिए लेकर आई थी। बहुत ही अच्छी शेफ रुखसाना बनाई है। अब ये जब ख़त्म होगा आज का शो, उसके बाद चखेंगे, फिर आपको हम ज़रूर अपना भी फीडबैक जी, thank देंगे। लेकिन अभी के लिए बहुत शुक्रिया, कितनी Thank you मज़े so की आपने। और ये ज़रूर आप लोग भी घर पे बनाइएगा और इसका फीडबैक भी हमें हमेशा की तरह दीजिएगा कि कितनी मज़े की बनी है। और नेक्स्ट टाइम के लिए दोबारा से कोई अच्छी सी इंशाल्लाह। रेसिपी शेफ रुखसाना जो है ना वो फाइंड आउट करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह, चले जी, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच You're शेफ welcome. रुखसाना, थैंक यू, आप आई और इसके ऊपर बात की है। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम टैक्सेस के हवाले से। ख़ास तौर पर जो हुकूमत है ना वो बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आती है कि अब आप जो भी चीज़ ख़रीद रहे हैं या पर कोई चीज़ बेच भी रहे हैं तो वो सब की सब मुंसलिक हैं। अगर आपने बाहर भी जाना है, आपने इवन दो प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, गाड़ी ख़रीदनी है, बैंक अकाउंट बनवाना है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो आपका फाइलर होना बहुत बहुत ज़रूरी है कि अब टैक्स नेट में आपका आना ज़रूरी है जब से ये बजट जो है ना अनाउंस हुआ है। तो इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और फाइलर में और नॉन फाइलर में क्या फ़र्क है, क्या हमें फ़ायदे हो सकते हैं अगर हम फाइलर हैं, तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो हमें इससे अवेल करने पड़ सकते हैं और किस तरह हम फाइलर बन सकते हैं। क्या हमें किसी एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है या हम ख़ुद भी ये सारी चीज़ें जो है ना ख़ुद से डॉक्यूमेंटेशन करके अपने आप को फाइलर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कुछ बेसिक जिसके ऊपर हमने बात करनी है। जाहिद रसूल गुराया साहब मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में, लॉ टैक्स एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। तो जाहिद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एज आज हम ना टैक्सेस के हवाले से ख़ास तौर पर जाहिर साहब बात करने वाले हैं कि फाइलर और नॉन फाइलर में बहुत से लोग नॉन फाइलर हैं अभी भी। जी बहुत सी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। अब तो गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया कि आप बाहर भी नहीं जा सकते, ट्रैवल भी नहीं कर सकते हैं कि अगर आप फाइलर नहीं हैं। तो ये होता क्या है फाइलर और नॉन फाइलर, क्या होता है ये? फाइलर बेसिकली
इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 वो पाकिस्तान में अप्लाई होता है। उसमें ये है कि आप पर्सन में अब 3 तरह के लोग होते हैं। इंडिविजुअल जैसे हम लोग बैठे हैं, ठीक है। कुछ मिलके बिजनेस कर लेते हैं जिसको पार्टनरशिप कहते हैं, Okay. बट इनकम टैक्स उसको AOP कह दिया जाता है। और एक होती है कंपनी। तो जो ये वाला पर्सन है, अगर वो अपना गोशवारा, इसको इनकम टैक्स रिटर्न भी कहा जाता है, अगर वो विद इन ड्यू डेट अगर अपना वो सबमिशन कर देता है FBR के साथ, तो ऑटोमेटिकली वो फाइलर की लिस्ट में आ जाता है। FBR एवरी ईयर ऑन 1 मार्च एनुअली एक पब्लिश करती है लिस्ट। तो जो बंदा टाइमली रिटर्न को सबमिट करेगा, उसका नाम ऑटोमेटिकली विल बी इंक्लूडेड इन दैट लिस्ट और वो फाइलर हो जाएगा। ठीक और है। फाइलर के साथ जितने भी बेनिफिट्स अटैच हैं, ओके। वो सारे के सारे बेनिफिट्स जो हैं वो उसको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये है फाइलर। और जो बंदा रिटर्न फाइल नहीं करेगा, तो उसके ऑटोमेटिकली जो उसके साथ हार्डशिप्स हैं, वो हार्डशिप्स उसके ड्यू हो जाएंगी। और जब भी वो मार्केट में कोई ट्रांजैक्शन करेगा, तो उसको वो बियर करना पड़ेगा। लाइक अगर आप यू आर नॉन फाइलर, ठीक है। योर नेम इज नॉट डिपिक्टेड ऑन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, ठीक है। देन यू है, अगर आप 75,000 रुपीज इन अ डे विड्रॉ करते हैं बैंक से, okay. देन यू हैव टू पे 0.8% टैक्स। ओह, और अगर आप फाइलर है। एग्जैक्टली और अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर ठीक है। हैं, ठीक है। देन आप चाहे 2 लाख विड्रॉ करें, 5 लाख विड्रॉ अच्छा। करें, देयर विल बी नो टैक्स। ओके, ये एक सिंपल सा मैंने बताया। अब जी, एक जी। लंबी लिस्ट है, तो अगर आपके पास होगा पूछेंगे तो मैं वो भी आपको पूरी की पूरी मतलब लिस्ट अब जो है। कहते हैं जी प्रॉपर्टी भी लेंगे तो तब भी प्रॉब्लम होगी, कोई जैसे गाड़ी लेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी, बाहर जाना है उसमें भी प्रॉब्लम होगी, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। अगर आप फाइलर नहीं है, नॉन फाइलर हैं तो? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे है। और जैसा कि मैंने अर्ज किया, ये तो एक मैंने एग्जांपल दी ना हाँ जी। आपको कि कैश विड्रॉ करने के लिए, लेट्स सपोज कि आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। अब आप प्रॉपर्टी परचेज करने गए हैं और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू वो 5 करोड़ रुपीस से कम है, देन आपका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में है, जिसको हम फाइलर भी कहते हैं। तो आपको ओनली 1.5% जो है वो टैक्स पे करना होगा वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ओके, अंडर सेक्शन 236 के, ठीक है। उसके मुताबिक। और अगर आप नॉन फाइलर हैं, तो फिर आपको एक ह्यूज टैक्स जो है उससे बहुत बड़ा डिफरेंस है, आई बिलीव को 18.5 रख दिया उन्होंने सम ओह। केसेस, वो आपको पे करना होगा। व्हाट इज द फला, डिफरेंस कहाँ बिटवीन पर 1 है और कहाँ पर 18 है, ह्यूज डिफरेंस। कि वो विद सर्टेन कंडीशन के लाइक अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ से ज़्यादा है, देन ये अप्लाई हो जाएगा, जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो ये बहुत से और एरियाज हैं जहाँ पे अगर 1 बाय 1 हम उसको काउंट करना शुरू कर दें। लाइक अगर आपने डिविडेंड लेना है, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी कंपनी में शेयर्स हैं आपके पास, और शेयर्स पे आपको एनुअल रिटर्न आता है इन द शेप ऑफ डिविडेंड, तो वहाँ पे अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं, तो आपका 15% वो वहाँ पे विद होल्ड करेगा। ठीक है। SNGPL कर लें, लेस्को कर लें, हबीब बैंक के शेयर्स हैं आपके पास, एनुअली वो डिविडेंड पे करते हैं अपने जो शेयर होल्डर्स हैं। तो उन जितनी भी अमाउंट होगी, लेट्स सपोज 100 रुपये आ रहा है आपके पास, तो क्या होगा 15 रुपीज़ जो है वो विद होल्ड करेंगे। बट अगर आप एक्टिव नहीं है, देन 100% एक्स्ट्रा, ठीक है। 30 रुपीज़। मैं टीचर हूँ, टीचिंग एट बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा रहा हूँ, ICM में मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे वो मेरे विजिटिंग फैकल्टी की अमाउंट देते हैं। ओके, अच्छा, तो जब मुझे वो अमाउंट पे करते हैं, तो उसमें से 15% विद होल्ड करना होता है उन्होंने। ठीक है। अगर मैं एक्टिव टैक्स पेयर हूँ तो, ओके, और अगर मैं नहीं हूँ तो 30%। तो ये Okay. ड्रॉबैक्स हैं कि जो नॉन एक्टिव बंदा है, ये भी मैंने कुछ काउंट करवाए, इसमें भी एक लंबी और लिस्ट लंबी है। एक लिस्ट है लंबी जिसमें ये लिस्ट सारी है। चीजें आ जाती हैं। ओके, जी 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 सही जी, है। जी। तो मतलब इसका फायदा ही है कि अगर आप फाइलर बन जाते हैं तो, लेकिन क्या फिर उसके लिए हम खुद कर सकते हैं अपनी चीज़ों It's को, very खुद easy. फाइलर बन सकते हैं? क्या सिस्टम होता है, या हमें किसी वकील की ज़रूरत पड़ती है? फाइनेंशियल मैटर्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, अच्छा, ठीक है। बिकॉज कि आप अपना जो डेटा है, वो जो एक FBR के डाटा को आप उसको सेंड कर रहे हो, तो डिपॉजिट कर रहे हो,
आप कंसल्ट ज़रूर करें। ठीक है। किसी दोस्त से, आपके सर्कल में, उससे एडवाइस ले लें। आप एजुकेटेड हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपके ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं देन आपको असिस्टेंस लेनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज फाइनेंशियल मैटर्स में बाद में कॉम्प्लिकेशंस बहुत आ जाती हैं, सही है। और फिर वो बर्डन जो है आपके ऊपर, फाइनेंशियल बर्डन की सूरत और में ज़्यादा बढ़ जाता है, वो हो सकता अच्छा है। दूसरा क्या जाहिद साहब, जो ये फाइलर यहाँ पे टैक्स जो रिटर्न हम इनकम टैक्स रिटर्न करवाते हैं, ये सिर्फ जो बिजनेस अगर कोई कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर लागू होते हैं, जो नौकरी, जैसे हम लोग यहाँ पे बैठ के एम्प्लॉयज़ हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, तो हमारी भी एक परसेंटेज जो है ना यहाँ से कटती है सैलरी में से, तो क्या हमें अलग से भी करवाना पड़ेगा, अपने आप को फाइलर कराना पड़ेगा और इनकम टैक्स रिटर्न कराना पड़ेगा? थोड़ा सा ये भी कन्फ्यूजन जो है ना ये दूर कर दें हमारी। जी, मैं इसमें ये अर्ज़ करता हूँ कि बिजनेस की रिटर्न का सेपरेट पैरामीटर्स है, और लाइक अस कि हम अगर लाइक यू कि आप इफ़ यू आर अ सैलरीड पर्सन, ऑब्वियसली दुनिया न्यूज़ के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है फ्रॉम स्टैट्यूट, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सेक्शन 149 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मेड एन ऑब्लिगेशन ऑन दुनिया न्यूज़ कि व्हेन एवर दुनिया न्यूज़ जो है वो आपको पे करने जा रहा है सैलरी, तो एक सर्टन अमाउंट वो विद होल्ड कर लेगा। सपोज करें कि 6 लाख रुपीस पर मंथ है, ठीक है, तो वो कैलकुलेट करेंगे टैक्स लायबिलिटी को, और टैक्स लायबिलिटी एनुअल कैलकुलेट करने के बाद उसको 12 पे डिवाइड करेंगे, और जब भी आपको सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर रहे होंगे वो सर्टेन अमाउंट होल्ड कर लेंगे, होल्ड करके आपके CNIC के अगेंस्ट FBR को डिपॉजिट कर देंगे। अच्छा, तो ये दिस वाज द ऑब्लिगेशन ऑफ दुनिया न्यूज़। एंड व्हाट इज़ योर ऑब्लिगेशन? आपकी ऑब्लिगेशन ये है, आपको लाजम है कि आपने अपने गोशवारे या इनकम टैक्स रिटर्न जिसे हम कहते हैं वो आपने सबमिट करनी है, ठीक है। दुनिया न्यूज़ ने अपनी ऑब्लिगेशन कर दी है पूरी। अच्छा, ठीक है। अब आपकी ऑब्लिगेशन क्या है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद जमा करेंगे। उसके लिए फिर आपने अपनी कैलकुलेशंस करनी है कि व्हाट इज़ माय इनकम। अगर तो सिर्फ एक ही इनकम है सैलरी वाली, तो आप उसको डिक्लेयर कर देंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। अगर आप साथ में कोई और बिजनेस भी कर रहे हैं तो आपने अपनी बिजनेस की इनकम को भी कैलकुलेट करना है। अगर आपने कुछ शेयर्स परचेज किए हुए हैं तो वो भी आपने डिक्लेयर करने हैं। और अगर ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लेकर उसको सेल किया या कोई आपने परचेज की तो आपने वो भी डिक्लेयर करना है। और अगर आपकी पहले से प्रॉपर्टी है और उसको अगर आपने उसको रेंट आउट किया हुआ है और वहाँ से इनकम आ रही है तो आपने उसको भी डिक्लेयर करना है। तो दैट इज़ योर ऑब्लिगेशन, ये आपने ज़रूर करना है। क्योंकि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि अगर एक इंडिविजुअल उसकी पर एनम सैलरी 6 लाख या इससे ज़्यादा है, देन ही इज़ ऑब्लिगेटेड टू फाइल हिज इनकम टैक्स रिटर्न। उसने ज़रूर फाइल करना है। अगर नहीं कर रहा तो वो लॉ को ब्रेक कर रहा है। सही है। जी। और यही रीज़न है कि बहुत से दोस्त वो ये समझते हैं, वो कंफ्यूज्ड हैं कि मेरे एम्प्लॉयर ने जो है ना वो कर रही है तो हमारा वो बंदा नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। सही है। आपकी ऑब्लिगेशन टैक्स की पूरी हो गई है, ठीक है, लेकिन रिटर्न सबमिट करना आपकी ऑब्लिगेशन। जी। ये रिटर्न जो है ना वो इंडिविजुअली आपने अपना रिटर्न जो है ना वो सबमिट कराना है। इनकम टैक्स रिटर्न भी जमा करवा रहे हैं, मुलाजिम है सरकारी, तो वो GST भी उनको देना पड़ता है, बाकी चीज़ों पे भी उनको टैक्स देना पड़ता है। तो ये क्या प्रोसेस है? अच्छा, इसमें हमें ये समझने की ज़रूरत है कि टैक्सेस की टाइप्स क्या हैं। लाइक एक है इनकम टैक्स, हाँ जी, और सेकंड है सेल्स टैक्स। सेल टैक्स इज़ ऑन कंजम्पशन। अगर मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ और रेस्टोरेंट में जाके मैं डाइन करता हूँ तो आफ्टर डाइनिंग मुझे आप पता है कि 16% देना होता है। GST देना ही देना है। वो मैं चाहे रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, नहीं फाइल कर रहा, मैं वहाँ ये नहीं कह सकता मेरा आप चेक करें IRS में कि मैं फाइलर हूँ तो मुझे वो छोड़ दें। नहीं, वो तो नहीं छोड़ना। वो कंजम्पशन बेस्ड है। वो ट्रांजैक्शन, मैंने शर्ट परचेज की मुझे टैक्स देना है, टायर परचेज की मुझे टैक्स देना है, उसका मेरी इनकम के साथ नहीं है। ये सेल टैक्स इज ऑन कंजम्पशन बेस्ड। और सेल जो सेल टैक्स है इसका क्रेडिट नहीं मिल सकता आपको, इसका आपको अपने एनुअल रिटर्न में बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो ये मैंने क्लियर किया। एक बात जो उन्होंने फर्दर की कि मैं मेरी सैलरी पे भी टैक्स कट रहा है और मैं और भी कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। अब और ट्रांजैक्शन को अगर मैं अज्यूम करता हूँ, उन्होंने गाड़ी परचेज कर ली और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाने गए एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों के पास, वहाँ पे उन्होंने इनकम टैक्स पे किया। ठीक है।
अब जो वहाँ उन्होंने इनकम टैक्स पे किया ना, उसकी वो एडजस्टमेंट क्लेम कर सकते हैं। वो कैसे होगा, वो अपने एम्प्लॉयर को बताएंगे सही है कि एम्प्लॉयर आप एवरी मंथ यू आर डिडक्टिंग अ सर्टेन अमाउंट, जी, बिल्कुल। तो वो आप उस सर्टेन अमाउंट में थोड़ी सी कुछ एडजस्टमेंट करो। वो पूछेगा कौन सी, वो आप प्रूफ दे देंगे कि मैंने गाड़ी परचेज़ की थी, रजिस्ट्रेशन करवाते हुए मैंने 50,000 रुपये दिया था, तो नेक्स्ट मंथ आपने जो मेरी डिडक्ट करना है ना, उसमें से 50 का आप मुझे इफेक्ट दे दो। सपोज करें 60,000 एम्प्लॉयर ने उसमें से विद होल्ड करना था, अब क्या एम्प्लॉयर करेगा, एम्प्लॉयर 50 का बेनिफिट दे देगा उसे और 10 कर लेगा। ये कुछ नहीं पता होता हमारे दोस्तों को, तो वो डबल टैक्सेशन करवा जाते हैं। सही है। तो इसके लिए आपको एक कंसल्ट प्रोफेशनल से बात करना, किसी वकील से, कि जो आपको अच्छे तरीके से बता सकें कि अगर आपने टैक्सेस लेने हैं तो आप किस तरह दें, आप डबल टैक्सेस ना दे दें। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप पहले कंसल्ट कर लें। तो हमारे साथ जाहिद साहब मौजूद है। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए और हम बात कर रहे थे इनकम टैक्स के हवाले से, और फाइलर नॉन फाइलर होता क्या है, क्या क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं, तो उस पर हमने बात की है। जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद और बात कर लेते हैं, कुछ एजुकेशन के हवाले से बात कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सरप्लस असातिज़ा के तबादलों की इजाज़त दे दी है। एक तो ये स्टोरी है, और फालतू जो असातिज़ा हैं उनको ज़रूरत वाले स्कूल्स में अब तैनात किया जाएगा। इस हवाले से क्या नई पॉलिसी आई है, इस पर बात करते हैं। दूसरा, एक और जो है ना तब्दीली आई है, और ये मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो इस वक्त हमें देख भी रहे होंगे, उनके लिए बड़ी ही बुरी ख़बर है। क्योंकि पहले होता था, पहले हमसे पहले जो था ना, मैंने सुना था कि जी 5th के भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते थे, फिर 8th के बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे, फिर 9th मैट्रिक के तो होते ही थे। तो जब मैंने मैट्रिक किया तब ना 8th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे और ना ही 5th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे। अब वो दोबारा से उन्होंने जो पॉलिसी है वो रिवर्स कर दी है, और अब ये फैसला किया गया है कि पंजाब में जो तालीमी शोबा है उसमें कि अब 8th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी हुआ करेंगे, ताकि इस सिस्टम को बेहतर किया जा सके। बच्चों को जो है ना वो सिखाया जाए कि उन्होंने किस तरह बैठना है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, जाए कि प्रिपरेशन के तौर पर, या फिर वाकई इसको उसका हिस्सा बनाया जा रहा है और इसके भी मार्क्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करेंगे हमारे मैट्रिक के एग्ज़ाम्स पर। तो क्या पॉलिसी ये बनाई जा रही है, कब तक इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आतिफ़ परवेज़ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। आतिफ़, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आतिफ़, सबसे पहले तो ये जो बच्चों के लिए जो एक बुरी खबर मैं तो कहूँगी कि पहले तो चले उन्हें 9th 10th के पेपर्स देने पड़ते थे, अब उनको 8th के भी पेपर्स देने पड़ेंगे, 8th ग्रेड के भी। तो ये क्यों फ़ैसला किया गया है वैसे पंजाब हुकूमत की तरफ से? अच्छा, अभी तो इसकी वजूहात जो सामने आई वो ये कहते हैं कि निज़ाम तालीम को चेक करने के लिए कि किस तरीके से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है, कि वो ठीक भी पढ़ा रहे हैं, उनके क्या असरात आ रहे हैं, क्या वो लर्न कर रहे हैं, और असातिज़ा की कारकर्दगी क्या है, बुनियादी वजह तो है। लेकिन ये एक जो हमारा पंजाब का सिस्टम है एजुकेशन का, मैं ये सोच रही कि एक तजर्बागाह बन चुका हुआ है, ना कि एक लंबी लॉन्ग टर्म नया मिनिस्टर आता है वो तजर्बा करना शुरू कर देता है कि अब जो है ये इससे तो चीज़ें जो है बहुत बेहतर हो जाएंगी। सही है। अब जो साबिक हुकूमत थी PTI की, उसके दौर में ये 5वीं और 8वीं का इम्तहान जो है बोर्ड का ख़त्म किया गया। उस वक्त जो है कायद अकेडमी थी, वो ये इम्तहान पैक्ट जो था वो इम्तहानात लिया करता था, लेकिन उस वक्त कहा गया कि इम्तहानात में नकल बहुत होती है, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। जिस तरीके से इम्तहानात का इनेकाद होता है ये सिर्फ पैसों का ज़िया है, इससे कोई नताइज तो बरामद होते नहीं, तो इसलिए इसको ख़त्म कर दिया जाए। इसकी जगह पर लार्ज असेसमेंट जो है वो ली जाएगी, रैंडमली बच्चों को चेक किया जाएगा कि स्कूलों में जाकर टीमें देखेंगी कि जो पढ़ा है वो ठीक पढ़ा है, उसके क्या नताइज है। लेकिन अब जैसे ही गवर्नमेंट बदली है तो नया अदारा बना है, पैक्टा के नाम से पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग असेसमेंट बना है, तो अब उसकी जिम्मेदारी लगा दी गई है कि दोबारा से जो 8वीं का इम्तहान होगा वो बोर्ड का होगा, और पैक्टा जो है ये पेपर जो है वो लेगा। लेकिन अब ये सवालात फिर वही हैं कि जो पहली पॉलिसी थी
असातिज़ा तो बदले नहीं, ना बच्चे जो है उस तरीके से जो तब्दीली आई है, तो टीचर्स तो वही है, महकमा स्कूल एजुकेशन भी वही है, जो एजुकेशन अथॉरिटीज़ भी वही हैं, वही तरीकाकार है जो हर हुकूमत बदलती है, और वो कहती है कि ये वाला निज़ाम जो हम लेके आ रहे हैं इससे जो है नताइज बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो माहिरीन तालीम भी इस हवाले से अब सवालात कर रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना लेनी चाहिए जिसको हर हुकूमत लेकर चले, जिसमें स्टेक होल्डर जो है, जिसको अपोजिशन को भी शामिल कर लें, जो कभी अगर हुकूमत में आना है तो वो उसको पता हो कि ये हम भी इस पॉलिसी में स्टेक होल्डर थे। टीचरों को भी शामिल कर लिया जाए। अब ये फैसला कर लिया गया है कि 8वीं के सालाना इम्तहानात जो हैं वो बोर्ड के तहत होंगे। अच्छा। अब ये भी क्लियर नहीं है कि इसमें सिर्फ सरकारी स्कूलों के बच्चे ही लेंगे हिस्सा, कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी, उनको भी बाउंड किया जाएगा कि वो भी इम्तहानात में शिरकत करें। जो पहले तरीकाकार था उसमें 5वीं और जो 8वीं के इम्तहानात हैं उसमें ज़्यादातर सरकारी स्कूलों के बच्चे उनके ऊपर कंपल्शन होती थी, और प्राइवेट स्कूलों के लिए ये इलेक्टिव होता था कि अगर वो जाना चाहें अपने बच्चों को तो वो सकते हैं। तो अब ये सरकारी स्कूलों के टीचर्स मुतालबा कर रहे हैं कि अगर हुकूमत ने फैसला किया है, महकमा स्कूल एजुकेशन ने फैसला किया है कि 8वीं का इम्तहान दोबारा से होगा, तो इसमें फिर प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को भी शामिल किया जाए। वो इसलिए क्योंकि जब 8वीं जमात के नताइज आएंगे तो उसकी बुनियाद पर असातिज़ा की कारकर्दगी को भी जांचा जाएगा कि क्या वो पढ़ा रहे हैं और बच्चे कितना सीख रहे हैं, लर्निंग कितनी हो रही है, तो उसकी बुनियाद पर सज़ा और जज़ा का फैसला होगा। अच्छा, लेकिन ये क्या सिर्फ लर्निंग असेसमेंट के पर्पस से ही इसको बनाया गया है, पॉलिसी को रिज्यूम किया गया है, यहाँ पर इसके कोई असरात होंगे मैट्रिक के रिजल्ट के ऊपर भी, जैसे एड ऑन हो जाते हैं ना रिजल्ट्स 9th और 10th के, कि ये सिर्फ लर्निंग असेसमेंट के तौर पर किया है? एक वो जो कहा जाता है कि जैसे आपने पहले इंट्रो में कहा कि उनको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है कि हमने अगली जमात में जो है कैसे हो जाए। अब देखिए बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में 8वीं जमात जो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है, प्री 9th क्लासेस का आगाज़ हो जाता है अक्टूबर के बाद जो प्री 9th शुरू हो जाती। तो अब ये भी प्राइवेट स्कूल वाले सोच रहे हैं और सरकारी स्कूलों वाले कि ये पॉलिसी जो है एकदम जो है चेंज कर दी जाए, चेंज होगी तो क्या होगा। तो ये हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये अगले साल से इम्प्लीमेंट होगा, इस साल से इसका नफाज नहीं होगा, इतलाक नहीं होगा, अगले साल से होगा। लेकिन फिर भी बच्चों, वालिदैन में और टीचर्स में इस हवाले से कन्फ्यूजन पाई जाती है कि ये हर साल जो पॉलिसीज़ को बदल देते हैं, कभी कौमी निसाब आ जाता है, कभी यकसा निसाब आ जाता है, कभी इम्तहानात जो बोर्ड के होंगे और कभी स्कूल अपने तौर पे इम्तहानात का इनेकाद करेंगे। सेकंड स्टोरी के ऊपर जाना चाहूँगी कि वज़ीर आला पंजाब ने सरप्लस असातिज़ा के तबादलों की इजाज़त दे दी है। इस पॉलिसी में क्या है और अब असातिज़ा के लिए इसमें कुछ खुशखबरी है कि नहीं है? देखिए इसमें तो असातिज़ा जो है वो मुतासर ही होंगे, क्योंकि जो अभी वो अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे, अपनी पसंदीदा स्कूलों में बैठे हुए थे घरों के करीब, तो अब महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि बहुत सारे असातिज़ा ऐसे मौजूद हैं जिनकी उन स्कूलों में ज़रूरत नहीं, वो वहाँ पर अजाफ़ी हैं। तो ये कोई तादाद पहले महकमा स्कूल एजुकेशन और वज़ीर तालीम ने ख़ुद ही बताया कि ये कोई 47,000 से ज़ायद है और हमें जो टीचर्स की ज़रूरत है वो कोई 46,000 है। तो हमारे पास तो 1,000 टीचर, इन टीचर्स के अलावा भी सरप्लस है। तो इनको ऐसे स्कूलों में भिजवाया जाएगा जहाँ पर असातिज़ा की ज़रूरत है। तो अब इसके ऊपर पॉलिसी बनना शुरू हुई और दावे किए गए, तो हमारे पास तो टीचर्स जो पहले महकमा स्कूल एजुकेशन का अपना स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसमें अभी भी आप जाके विज़िट करें तो उसमें नज़र आता है कि 1 लाख टीचर्स की जो पोस्टें हैं वो खाली पड़ी हैं, वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। फिर वज़ीर तालीम ने खुद ही अपने जो डाटा है डिपार्टमेंट का उसको जुटलाया, उन्होंने कहा जी ये गलत डाटा है, हम जो है दोबारा से मैपिंग कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि हमें क्या ज़रूरत। तो अब ये आए जी कि ये 47,000 असातिज़ा सरप्लस हैं, तो इनको उन स्कूलों में भिजवाया जाएगा जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर शॉर्टेज है। फिर उसके ऊपर असातिज़ा ने एहतजाज शुरू किया कि और ये कोई तरीक़ाकार जो है वो ठीक नहीं है। कुछ उसमें जो मसाइल थे वो जेन्युइन भी थे कि जो टीचर आप रिटायरमेंट के करीब है उसको उठा के आप जो है दूसरी जगह पर भेजेंगे, या कोई बीमार है तो उसको करते हुए मुज़ाकरात हुए, और अब जो हतमी तौर पर 25,000 असातिज़ा जो हैं, 47 में से 25,000 असातिज़ा जो हैं उनकी रैशनलाइजेशन का आगाज़ हो गया है। अब असातिज़ा से ये पूछा गया है कि वो कौन से स्कूलों में जाना चाहते हैं। अगर आपको एक स्कूल से उठाकर ऐसे स्कूल में ना फेंक दिया जाए जो आपके घर से 100 किलोमीटर दूर है, उनको आने जाने में भी मसाइल हो, तो वो अब इसके ऊपर मशावरत का आगाज़ कर दिया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा से ऑनलाइन
तरजीहात उनसे पूछी हैं कि आप कौन कौन से स्कूलों में जाना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब ये महकमा स्कूल एजुकेशन जो असातिज़ा की रैशनलाइजेशन करने जा रहा है, इससे स्कूलों में असातिज़ा की कमी पूरी होगी, और जब कमी पूरी होगी तो उसके अल्टीमेटली नताइज जो हैं वो निज़ाम तालीम पर होंगे और निज़ाम तालीम जो है वो इम्प्रूव होगा। इसमें महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि तमाम असातिज़ा जिनकी रैशनलाइजेशन होनी है उनको आगाह कर दिया गया और वो अपने लॉगिन पे जाकर देख भी सकते हैं। अच्छा, सही ना है। सिर्फ ये इस साल होगी बल्कि अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने मज़ीद जो 10,500 स्कूल जो आउटसोर्स करने का फ़ैसला किया है, तो उन स्कूलों के असातिज़ा को भी अगले मरहले में रैशनलाइज किया जाएगा और ऐसे स्कूलों में भेजा जाएगा जहाँ पर असातिज़ा की शॉर्टेज है। जिस तरीके से आउटसोर्सिंग हो रही है, मुझे लगता है कि ये असातिज़ा बड़ी तादाद में स्कूलों में इनकी ज़रूरत नहीं होगी, महकमा स्कूल एजुकेशन के पास ही रहेंगे, क्योंकि 32,000 के करीब जो प्राइमरी स्कूल थे उसमें से 10,500 पहले कर दिए गए, ठीक है। 10,500 दूसरे मरहले में जा रहे हैं, तो ठीक ये है। कोई 21,000 स्कूल तो इसमें से निकल जाएंगे, तो पीछे, पीछे हाँ। बचेंगे सिर्फ 11,000 स्कूल ठीक है। वो, और जो हायर सेकेंडरी और हायर स्कूल हैं वो कुछ बच जाएंगे। तो ये जिस स्पीड से महकमा स्कूल एजुकेशन और हुकूमत की जानिब से आउटसोर्सिंग की जा रही है, तो एक बड़ा असातिज़ा का जो चंक है वो महकमा स्कूल एजुकेशन के जो है डिस्पोजल पर मौजूद होगा और उनकी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि नए स्कूल तो बन नहीं रहे। महकमा स्कूल एजुकेशन नए स्कूल तो बना नहीं रहा, जो सही पहले से है। मौजूद हैं उनकी आउटसोर्सिंग जारी है। तो ये एजुकेशन के हवाले से 2 स्टोरीज़ थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। आतिफ परवेज़ हमारे साथ मौजूद थे। आतिफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।